इस पर और गौर दे सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम सर। Thank you. Now the Honorable Minister reply. थैंक यू चेयरमैन सर। सबसे पहले तो मैं इस सदन में आज कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधायक में यहाँ हिस्सा भी लिया और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा, ये जो अमेंडमेंट बिल हम लाए हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 को अमेंड करने के लिए, ये प्रावधान छोटा है लेकिन उसका प्रभाव बड़ा है। और जितना इस बिल के बारे में चर्चा किए हैं, इसके अतिरिक्त कई ऐसे सुझाव भी आए हैं जो मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी सर, काफ़ी दिनों के बाद हाउस अच्छी तरह से आज बैठे हैं और अच्छा से चला है, तो इससे माहौल भी अच्छा हुआ, चर्चा का स्तर भी काफ़ी ऊपर उठा है। और ख़ास करके जैसे हमारे सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए हैं, उसको पूरा रिस्पॉन्ड अगर नहीं कर भी पाया टाइम के चलते, मगर मैं संक्षेप में उसको रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सर, जो हमारे आज इतने सारे मेंबर्स ने जो हिस्से लिए हैं आज के इस चर्चा में, उनको मैं नाम लेकर के कहना चाहूँगा। सुनीता दुग्गल जी, कौशलेंद्र कुमार जी, भर्तृहरि मेहताब जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी जी, रितेश पांडे जी, जयदेव गल्ला जी, राजदीप रॉय जी, हनुमान बेनीवाल जी, पी रविंद्रनाथ जी, गोपाल शेट्टी जी, गीता विश्वनाथ जी, इम्तियाज़ जलील जी, राजीव प्रताप रूडी जी, दानिश अली जी, निशिकांत दुबे जी, डॉक्टर एस.टी. हसन जी, शंकर ललवानी जी, श्रीमती नवनीत राणा जी, और आखिर में सुरेश पुजारी जी, प्रताप सारंगी जी, पी चौधरी जी और अनुभव मोहंती जी। क्योंकि इतने लोगों ने इतने सुझाव दिए हैं, पूरा को रेस्पॉन्ड करेंगे तो सर वो तो आज रात भर भी हो नहीं पाएगा। लेकिन मुख्य रूप से मैं रेस्पॉन्ड करने से पहले ये जो बिल लाने का जो कारण है, उसको मैं संक्षेप में फिर से आपके सामने में रखना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड हमारा देश का दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, और जो हमारे सामने में आए इशू, ये ऐसा नहीं कि हमने नज़रअंदाज किया, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम बना हुआ है। भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से लिखना पड़ता है कि अपने राज्य में फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत वहाँ गठन करना चाहते हैं और उसके लिए नोटिफिकेशन दिया जाए। ये एक प्रक्रिया लिखना पड़ता है। अगर वहाँ से नहीं लिखा तो केंद्र सरकार अपना आप से ढूंढ करके आप भेजिए, ऐसे ढूंढने का कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारा देश में 26 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फैमिली कोर्ट्स नियम के तहत बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, लेकिन उस 26 में 2 ही राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, जिसका आज हम लोग इस अमेंडमेंट से उनका भी हम सहायता कर रहे हैं। उसके अलावा 5 राज्य हैं जिन्होंने हमसे परमिशन मांगा, नोटिफिकेशन भी दिए, लेकिन उन्होंने गठन नहीं किया क्योंकि राज्य सरकार, वहाँ के सरकार सोच रहे हैं कि वो उसका ज़रूरत नहीं है। वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दीव एंड दमन एंड दादर एंड नागर हवेली, गोवा, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो हम नोटिफाई किए हैं, लेकिन वो गठन नहीं किए। इसके अलावा और ऐसा राज्य है 5 जिन्होंने ना परमिशन मांगा है और ना आगे कुछ कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय।
इन राज्यों ने भारत सरकार से कुछ मांगा भी नहीं परमिशन नोटिफिकेशन के लिए और आगे कदम भी कुछ नहीं उठाया। लेकिन जैसे आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 का उसमें एक प्रोवाइजो हम लोगों को ऐड करना था 3 जगह में, और वो प्रोवाइजो कई माननीय सदस्यों ने जिक्र भी कर चुका है। मैं फिर भी एक इसको सबके लिए एक बार पढ़ देता हूँ, मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूँ। A proviso in subsection 3 of section 1 to provide for the establishment of family courts in the state of Himachal Pradesh with effect from 15 February 2019 and in the state of Nagaland with effect from the 12th September 2008. B में है a new section 3A to be retrospectively validate all actions under the said act taken by the state government of Himachal Pradesh and Nagaland and the family courts of those states prior to the commencement of the Family Courts Amendment Act 2022. और बैकग्राउंड में आप लोगों ने चर्चा की है, अगर हम ये अमेंडमेंट आज नहीं लाते तो हजारों केसेस पड़े हुए हैं और उन लोगों का क्या होगा। और किसी ने ये भी कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव करते रहते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे तो फिर आज हम एक्ट यहाँ अमेंडमेंट ला रहे हैं, लेकिन हजारों केसेस जिसका निर्णय हो चुके हैं उसका क्या होगा, तो उसको वैलिडेट करना हमारे ये दायित्व है। इसलिए सर ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव और ऑल फॉर ऑल द पर्पस हमने आज लाए हैं, जिससे हजारों फैमिली का अच्छा हम उनके दुआ कर सकते हैं कि उनका सेटल हो जाए। करना चाहिए था, और बदकिस्मती से बीजेपी की ही स्टेट सरकार थी। अब स्टेट सरकार, एक ही पार्टी की स्टेट सरकार में सेंटर और स्टेट में इतना कोऑर्डिनेट। आप अभी डिस्टर्ब करेंगे तो बाद में मैं आपने जो पूछा जवाब नहीं दूंगा। Honorable member, please. No. Let him. Honorable members, let the minister replies. Thereafter, we are having any valid suggestion, then you can put it. No, you spoke in the bill. He is going to reply. If you are not satisfied with the reply, then you ask some questions. When you have a member or a colleague like Danish Ali, then you get derailed totally. Relating to retrospective thing, I will be asking a question after the minister's speech. You can ask You question. please allow me on this retrospective because it will have an effect. I will ask that question later. तो सर ये जो दो राज्य का विषय लेकर के आज यहाँ आया है, देश भर में 715 फैमिली कोर्ट्स इस वक्त है, और हमारे पास जो संख्या है टोटल 11,49,907 केसेस मई महीने के शुरुआत में पेंडिंग है, और इसी में पिछले जो मई महीने तक का जो रिकॉर्ड मेरे पास है उसको बता रहा हूँ। जो नए केस दर्ज हुए हैं 69,464 केसेस दर्ज हुए हैं, और जो नंबर्स ऑफ केसेस डिस्पोज हुए हैं मई महीने का मैं दे रहा हूँ आंकड़ा 75,386 केसेस डिस्पोज हुए हैं, क्योंकि मैं रिसेंट महीने के बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना केसेस आ रहे हैं और कितना केसेस का डिस्पोजल हो रहे हैं। और मई महीने तक में टोटल पेंडिंग केसेस 11,43,985। ये मई महीने लेटेस्ट जो हमारे यहाँ कलेक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड है सर। सर कई मेंबर्स ने इस बात को सामने में रखा है कि हमारा भारत का जो फैमिली सिस्टम है वो हमारा एक संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा एक सिस्टम है, लेकिन इंडिया के अंदर में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग समुदाय में अपना अपना सिस्टम है। लेकिन ये बात लगभग सबका बराबर है कि फैमिली एक यूनिट होता है हमारे देश में सबका। पश्चिम के देशों में इंडिविजुअल आदमी एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। एक आदमी अपना अधिकार, अपना फ्रीडम, अपना राइट्स, वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ परिवार ही सब कुछ होता है और ये परिवार का एक बंधन होता है और ये परिवार, एक परिवार दूसरे परिवार से जब रिश्ता जुड़ता है फिर दो परिवारों का मिलन होता है। तो दो लोगों का जब शादी होता है तो सिर्फ दो जनों का नहीं, ये पूरा दो परिवारों को, दो समुदाय को जोड़ता है। इसलिए जब फैमिली कोर्ट्स का बात आता है तो सेंसिटिव होते हैं और हम चाहते हैं कि कई इशू आपने रखा है, मैं उसको जवाब दूंगा कि फैमिली कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना और इस तरह का जो फैमिली टूट जाता है इसको बचाने के लिए, या अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है तो भी सुलह शांतिपूर्वक समाधान हो जाए, इसको कैसे करना है इसको सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है और कई कदम भी उठाया है। सर, शुरू में सुनीता जी ने इस डिबेट को सामने में रखते हुए कहा कि हमारे देश में जो फैमिली कोर्ट्स है इसमें और भी इसका संख्या बढ़ाना चाहिए और उसको सामर्थ्य बनाना चाहिए। मैं इसको बताना चाहता हूं कि अभी हम बहुत जल्दी मैं एक रिव्यू लेने वाला हूं और 30 तारीख, ये आने वाला 30 तारीख, आज 26 तारीख है, 30 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जजेस का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाया है जिसमें प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं, मैं भी रहूँगा और चीफ जस्टिस रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस रहेंगे। उसमें मैं सोच ही रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट जजेस को दिल्ली बुलाया है और अभी हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कराया, बहुत अच्छा बात हुआ, बहुत हमने चीज़ों पे फैसला लिया है। तो अभी डिस्ट्रिक्ट जजेस को जब हम बुलाएंगे तो ये फैमिली कोर्ट्स के मैटर और कई जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है इस पे मैं रोशनी डालने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपील करने वाला हूँ। इस तरीके से हमारे कौशलेंद्र जी ने बिहार के बारे में मुझे सवाल पूछा है और पर्टिकुलरली बिहार में कोर्ट का संख्या का बारे में 10 लाख में एक कोर्ट होना चाहिए, फैमिली कोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं राज्य सरकार से बात करूंगा और आपने जो यहाँ हमको निवेदन दिया है और आपने अपनी बात रखी है उसको लेकर के बिहार में फैमिली कोर्ट्स का संख्या बढ़ाया जाए, उसमें मैं ज़रूर आपके मुख्यमंत्री से बात करूंगा और वहाँ के चीफ जस्टिस को भी मैं कहूँगा। मेहताब जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, आपने कुछ हाइलाइट्स भी किए हैं और आपने कुछ सवाल भी हमको पूछा है और आप अभी आपने कहा है कि अंतिम में आप कुछ क्लैरिफिकेशन पूछेंगे तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन ये 1984 में ये एक्ट पास हुआ और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन देने से ही तब वो उसका ज्यूरिस्डिक्शन बनता है किसी भी राज्य में, वहाँ के हाई कोर्ट का। लेकिन जैसे 2008 में ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया, जब ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया उसी समय ये प्रावधान बनाया गया कि सारा देश का नोटिफिकेशन एक बार करने से सबका हो जाता है। अगर फैमिली कोर्ट में 1984 में वो प्रावधान कर देता कि एक नोटिफिकेशन से सब देश का होता तो ये नौबत नहीं होता कि हम बार बार हर एक राज्य के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। तो ये उस समय जब ये 1984 में जब पास किया था तब करना चाहिए था, लेकिन आगे जो सुझाव आया है तो आगे का हम इसको हम सोचेंगे। लेकिन अब ज़्यादा राज्य तो बचे नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अब 5 राज्य ही बचे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इशू भविष्य में नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में आप लोगों ने, कई लोग ने इसमें जुड़ा है कि नंबर्स ऑफ केसेस को कम कैसे किया जाए और जो लोग इस केस में जुड़े हुए हैं उसका हम क्या मदद कर सकते हैं। देखिए, हम मीडिएशन बिल भी लेके आने वाले हैं और ज़्यादातर इस कई फैमिली कमर्शियल इश्यूज जो है वो मीडिएशन में जा सकते हैं। कंसीलिएशन का प्रोसेस है, परंपरा है हमारे कंसीलिएशन का,
लीगल काउंसलिंग हम देते हैं, और हमारे नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला के और तहसील के जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ हमने अभी अभी नालसा के साथ एग्रीमेंट किए हैं कि लीगल एड काउंसलिंग इस साल से पूरा फ्री किया जाएगा। किसी हमारा जो देश का, अभी जयपुर में मैंने अनाउंसमेंट करके आए हैं, हमारे देश में कोई भी नागरिक पैसे नहीं है, उसको लीगल एड नहीं मिल रहा है, छोटा छोटा केस के लिए भटकते हैं, उसके लिए पूरा सरकार नालसा के माध्यम से, हमारा पैनल लॉयर्स है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, हमारा सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर के उसको इस्तेमाल करते हुए हम लीगल एड देने के लिए तैयार किया है। और हम टेली लॉ के माध्यम से, न्याय बंधु का तरीके से हम सबको सेवा करने के लिए मोदी सरकार पूरा जोरदार से काम कर रहे हैं। संजीव कुमार जी ने जो बात उठाया है, मेरे ख्याल से काफ़ी लिंक है, तो उसमें उनके और भी आंध्र प्रदेश से भी गल्ला जी ने जो उठाया वो लगभग बराबर उसका इश्यूज है। एक मैं आपके हाउस के जानकारी के लिए 10,000 करोड़ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का 3,000 करोड़ खर्चा कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो पॉक्सो एक्ट के तहत, और कई प्रोजेक्ट जैसे वल्नरेबल वेलनेस डिस्पोजिशन सेंटर के लिए लीगल क्लब हाउस है, लीगल एड क्लिनिक है, उसके लिए 2,000 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे टॉयलेट, लाइब्रेरी, कोर्ट बिल्डिंग, कमर्शियल बेंच वगैरह के लिए 3,000 करोड़। इस तरह से कई हमने कदम उठाया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने जो पास किया है, 9,000 करोड़ रुपया का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर जुडिशरी के लिए 2021 से 2026 तक का एक्सटेंड कर दिया गया है। उसी के माध्यम से कई जो लोअर कोर्ट्स के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सामर्थ्य होगा। अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के वो रितेश पांडे मेरे पास यहाँ आकर के भी बोल रहे थे कि मुझे जवाब दीजिए, तो उसको मैं कहना चाहता हूँ ये दौड़ के तो मैं, बाकी मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपका मैं नाम लेकर के जिक्र कर रहा था, लेकिन आप आ गए। आपने 2-3 मुद्दा सामने में रखा। महिलाओं के लिए आपने बहुत जोर शोर से उठाया, मुझे लगता है आपने उठाया, लेकिन सबका मत एक ही है, महिलाओं के प्रति सबका संवेदना है। उसमें मैं सरकार की ओर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपने महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए जुडिशरी में ज़्यादा जजेस बनाना चाहिए महिलाओं को। अब जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस अलग विषय है, लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके सीनियर जो कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉलेजियम से भी सबको मेरे तरफ से मैंने आग्रह कर चुका है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, महिलाओं को प्राथमिकता देना चाहिए। और जब आप वहाँ से जजेस का नाम भेजते हैं, सरकार के पास भेजते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उसका नाम आए। साथ साथ में SC, ST और बाकी चीज़ भी होते हैं, OBC, सबको ध्यान रखा जाए। ये मैं रिपीटेडली हर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को मेरा तरफ से मैं आग्रह करता हूं, और मैं पत्र भी लिखता हूं, और आगे भी मैं इसको करते रहूँगा। अभी सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप वैसे भी बाहर चले गए और आप अभी दौड़ के आए फिर। लेकिन सर, मैं जैसे आपने यूपी का जिक्र किया, यूपी सिर्फ नहीं और सारे प्रदेशों का हमको आकलन करना चाहिए। यूपी में ज़्यादा केसेस पेंडिंग लगेगा, जैसे किसी सदस्य ने, निशिकांत जी ने भी इस बात को कहा कि जनसंख्या इतना बड़ा है तो केस ज़्यादा होगा, वो प्रोपोर्शनेट होता है। बेंच दे दीजिए ना। लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ फैमिली कोर्ट बने, ये प्राथमिकता हमको रखना चाहिए। और मैं
हर एक राज्य सरकार को जरूर फिर से कहूँगा कि भारत के हर एक जिले में फैमिली कोर्ट्स जरूर बनना चाहिए। सर, आंध्र प्रदेश का, जैसे मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश का गीता जी, गल्ल जी सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है। आंध्र प्रदेश से एक दिशा नाम का जो बिल पेंडिंग है हमारे मंत्रालय में है, मैं उसको आगे कार्रवाई करूंगा। रीजनल बेंचेस के बारे में चर्चा की है कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और कई आवाज़ें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम 4 या 5 बेंच बनना चाहिए और ये बड़ा विषय भी है। एक मत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है उसी को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेल केस में क्यों पढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे केसेस में क्यों अपना समय गंवाना चाहिए? ये एक मत है। लेकिन दूसरे मत ये भी है कि जब हाई कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता तो उसका दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, खुलता है, ऐसा भी मानता है। और इस बात को काफ़ी बहस भी हो चुके हैं कि हमारे जो लॉ कमीशन के 3 रिपोर्ट भी आ चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको एक रिकमेंडेशन किया है कि एक पायलट के तौर पर कम से कम एक रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का हम प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी सुझाव आया है। इसको अध्ययन कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जैसा चल रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाद में मैटर जब चीफ जस्टिस को रेफ़र किया तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट अपने टीम के साथ बैठक की और उसमें ये फैसला किया, जो सूचना हमको दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को विभाजन नहीं करना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे दिल्ली में है उसमें चलना चाहिए। लेकिन आगे इस विषय में अगर बात होगा तो ज़रूर हम इसको खुले मन से हम सोचेंगे, क्योंकि भारत जैसे बहुत बड़ा देश और इतने हमारा विशाल देश का अलग अलग राज्यों, अलग अलग रीजन का अपना एक विशेषता है, उसको देखते हुए अगर चर्चा करना पड़े तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और सर, एक दो और जो थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। निशिकांत जी ने जिक्र किया, जलील साहब ने भी जिक्र किया और कई लोगों ने इनडायरेक्टली इस बात को सामने में रखा है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, जैसे सबसे पहले तो आपने जलील साहब ने उठाया, आप सही नहीं है। अभी 3 दिन पहले, अभी 7 दिन पहले 9 हाईकोर्ट जजेस महाराष्ट्र का हमने अपॉइंट कर दिया है, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। अभी और जो नया लिस्ट आया है, 15 लिस्ट जो आए हैं, वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है। हमारे पास कोई महाराष्ट्र का केस पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार क्यों रोकते हैं, तो उसको पहले आप तर्क को देखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। और जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। और आज रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का विधि और न्याय कानून मंत्री बना है और अब तक, आज तक भारत के इतिहास में जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हमने अपॉइंट कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल उसमें मेरे ऊपर में उन्होंने क्लियर कट उनका गाइडेंस है कि अपॉइंटमेंट और इस तरह का चीज़ों में आप जितना तेज़ी से कर सके आप आगे बढ़िए। और जो अगर उनसे कंसल्ट करना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना जो प्रक्रिया वो कीजिए, मगर एज ए लॉ मिनिस्टर आप बिल्कुल आगे बढ़िए, उनका आशीर्वाद है और उस हिसाब से हम उस तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जो, क्योंकि वो जज बनने जा रहे हैं और नाम हमारे पास आए हैं और हमको लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि हम आंख बंद करके उसको साइन कर दें, वो नहीं हो सकता है। सरकार एक ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारे पास तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के पास वो तंत्र नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है
वो जजेस का बैकग्राउंड, उनका करनामा, उसका करतूत, उसका बैकग्राउंड, उसका अचीवमेंट जो भी है वो सरकार के पास होता है। वो सुप्रीम कोर्ट को तो हम सजेशन देते हैं कॉलेजियम को। तो इसलिए कि पिछली बार सदन में भी हमारे एक तृणमूल के सांसद ने बार बार 4-5 नाम को लेकर के जिक्र के, जो ठीक नहीं था कि इन नामों को आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो इस तरह का अगर हम नाम लेकर के सदन में चर्चा करेंगे तो फिर एक गलत परंपरा साबित हो जाएगा। इसलिए हमारे तरफ, सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट में हमने कोई विलम्ब नहीं किया है, लेकिन अगर किसी नाम पे हमने अगर साइन नहीं किया उसका वैलिड कारण होता है। ऐसा किसी को हम दबाने के लिए, किसी को रोकने के लिए ऐसा नहीं होता है। हमारा मन बहुत साफ है। जो निशिकांत जी ने महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 2 वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और झारखंड से कोई जज नहीं है। कोई रूल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से, कौन सा हाई कोर्ट से कितने लोग आना चाहिए, रूल नहीं है। लेकिन एक परंपरा है, कन्वेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये देश का सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम नहीं वो Bihar and Odisha. तो I want to tell the No, minister. nothing will go on record. आप सवाल पूछ सकते हैं बाद में, After reply, if at all, after reply you can Yeah. accommodate. I can respond later, not now. तो सर सुप्रीम कोर्ट में there is no established rule that how many judges will come from which high court, but there are certain practices, conventions and certain observations which we all see that it is represented from almost all the high courts. But since we have 26 high courts in India, and some states like Allahabad High Court has a strength of 160 judges, and Sikkim has 3 judges. So you cannot compare all the high court strength at equal footing. So definitely Supreme Court will not have equal numbers of judges from each high court. But there are certain conventions that each region and each high court are invariably represented. If small high court, then turn-wise. But normally big high courts do normally have a member as a judge in the Supreme High Court at all point of time. For example, presently there are 5 judges from Maharashtra, people who have come from Maharashtra, 1 from Bar, but 5 primarily. 4 judges from Bombay High Court are working as Supreme Court judges. 4 judges from Delhi High Court are working as honorable judges of the Supreme Court. 2 from Uttar Pradesh, 2 from Rajasthan. Likewise, there are many high courts which do not have a member as honorable judges in the Supreme Court. So when Nishikant Dubey ji has made a point that Bihar and Jharkhand, which was earlier a composite 1 high court, they are not having any judge in the Supreme Court, I agree with that. This is a sentiment, and since I cannot decide who will become judge, and government do not send the names, as a law and justice minister, I can pass on this sentiment to the collegium. So I assure the House, I will echo the sentiment of the House to the Honorable Collegium, and let, in the wisdom of the Collegium, take a collective call, and then the names will have to come to government, and government ultimately makes the appointment after Rashtrapati ji signs the notification and my ministry issues the appointment order. So these are some of the important issues. मैं फिर से समाप्त करने से पहले मैं कुछ, सर इनको बिठा दीजिए तब हम बाकी को, सर क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कई बातें, कई मुद्दे उठाए हैं, रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूँ कि यूपी का मैंने बता दिया, रितेश जी का एक साथ बता दिया। सर आपने जो
बड़ी बातें रखी हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारा पेंडिंग केसेस और बाकी कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ों को मैं अगर आपको पूरा बताऊंगा तो आप भी सचमुच में मानेंगे कि जो पिछले 50 साल 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 8 साल में किया है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, खास करके लोअर जुडिशरी के लिए, हालांकि लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना राज्य सरकारों का प्राइमरी जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट करते हैं। और सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट्स में हमने ई कोर्ट, जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के नेतृत्व में बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेंडेमिक के दौरान जितना भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जितना केसेस डिस्पोज किए हैं हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन में, हर तरीके को अपनाते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कई देशों ने ये इसका जिक्र किया है कि भारत के कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे जितना कोर्ट्स ने अच्छा काम किए हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर साथ नहीं देते, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आगे बढ़ चढ़ के ये सुविधा क्रिएट नहीं करते, तो ये जो कोर्ट्स ने जो आज अचीवमेंट किया है वो कभी संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपके सामने में अपना सरकार का बात रखते रखते मेरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सारे अधिकारी, जितने हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में काम करने वाले जितने भी जो जजेस हो या लॉ ऑफिसर्स आए हैं, और हमारे लीगल वॉलंटियर जो गांव दूर दराज में जा करके लीगल सर्विसेज देते हैं, लाखों लोग हैं, इन लोग को मैं आज लोकसभा की सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सर, इसके बाद भी चैलेंजेस बहुत है, मुझे मालूम है, और मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं आया लगभग अभी 1 साल पार हो गए हैं, और इस दौरान 4.5 करोड़ से ये 5 करोड़ की ओर जा रहे हैं पेंडिंग। जो टोटल केसेस इस देश में पेंडिंग है 5 करोड़ के आंकड़ा की ओर जा रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत लोग बहुत हल्के में इसको कह देते हैं कि सरकार क्या कर रहे हैं, ये इतना करोड़ केसेस पेंडिंग है, लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से सवाल पूछ देते हैं सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में। तो मुझे दुख होता है कि आप जब गंभीर सवाल पूछते हैं तो उसको अंदर तक जाकर के ये क्यों होता है उसको भी देखना चाहिए। और कोई कोर्ट को भी गालियाँ देती हैं, और मैं बिल्कुल इसका पक्ष में नहीं हूँ कि कोर्ट्स के बारे में गलत बात करें, खास करके सदन में तो हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स को भी काफ़ी गलत शब्दों से अटैक करते हैं। ये सारा चीज़ को समझना चाहिए। अब देखिए, एक जज होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा जो पेंडिंग है उसका कारण कुछ और है, कई कारण है। वो कारण को कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितना केसेस डिस्पोज किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, उसका डबल केसेस आ रहा है, इसलिए पेंडिंग बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि केसेस, सर, इट इज नॉट दैट केसेस आर नॉट सेटल्ड, केसेस आर सेटल्ड मोर, बट डबल द नंबर्स ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड एवरी डे, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस आ गया है। इस मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न ज़माने में, इस आधुनिक युग में लोग ज़्यादा कोर्ट जा रहे हैं, हर एक मैटर छोटा से लेकर के बड़ा चीज़ कोर्ट जा रहे हैं, तो इतने केसेस, करोड़ों केसेस कोर्ट में जा रहे हैं। इसलिए कई जजेस एक दिन में 200 केस 300 केस भी सेटल करते हैं। ये भी मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने तारीफ किया है। उस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने 300 से ऊपर जज एक दिन में डिस्पोज किए हैं। तो ऐसा भी होता है सर, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भी बैठते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज है, हमारा देश में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ये सब चीज़ों को कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाउस में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के अगर एक बार चर्चा हो जाए तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है, और ये भी पता चलेगा कि कितना काम कोर्ट को करना चाहिए और कितना कोर्ट राज्य सरकारों को और आगे कोर्ट का संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए।
कई चीज़ होते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, यहाँ में काफ़ी लीगल बैकग्राउंड के लोग मालूम है इस चीज़ को, लेकिन मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि कभी कभी पेंडिंग ऑफ केसेस को लेकर के लॉ मिनिस्टर को सीधा जवाब मांगता है कि आप क्या, कभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, बोलता है ये लॉ मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो इस तरह का जो सवाल आते हैं तो मुझे तकलीफ होता है जवाब देने में। लेकिन सर, मैं अपना बात को समाप्त करने से पहले कि मैं ये कह सकता हूँ कि जुडिशरी को मजबूत करने में, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में मोदी जी ने जो दिखाया है, जो हिम्मत किया है, जो मेहनत किया है, जो सपोर्ट किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए हमारा देश का एक ये बहुत बड़ा हमारा पंचायत लोकसभा है। आज इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल में चर्चा लेने में आप लोगों ने योगदान दिया, सुझाव दिया। कई सुझाव ऐसे हैं मैंने लिखा है, यहाँ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं मन में रखा हूँ, नोट करके रखा हूँ, उसमें भी कार्रवाई मैं जरूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Danish, you want to? Simple. Yeah, You have to put straight question, no speech. थैंक यू चेयरपर्सन सर। सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कहा और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहते हुए जो कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सर मैंने अपने उसमें कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्ट्स। No, please. सर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्किट बेंच की बात जो कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछले कई दशक से ये मांग कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। सर 800 किलोमीटर चल करके जाना पड़ता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को। मेरी आपसे ये बार बार मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट की बेंच दे दीजिए आप, और वो गढ़मुक्तेश्वर दे दें। No, point well taken. Minister, I think that you have taken the point. Mohanty, please. Sir, Nothing will go on record, Sir. please, Mohanty. सर थैंक यू सर। सर काफ़ी उम्मीदें थी कि माननीय मंत्री जी हमारे विषयों पर जवाब रखेंगे। मेरे साथ नवनीत राणा जी भी इंतजार में बैठी थी कि कब आप जवाब देंगे। सर मुझे बस 2-3 पॉइंट्स ही खाली इन सिंपल आपसे सर पूछना है। आपने जैसे कहा शुरुआत में कि जब मैरिटल डिस्कॉर्ड्स में, फैमिली कोर्ट्स में कॉन्सिलेशन होता है, वो इसलिए होता है। Put your question straight. Yes sir, very No more straight, discussion, sir. please. No sir, no, not at all, no debate. Time nothing. is already 5:55. सर आपने कहा कि सरकार बहुत सीरियसली सोच रही है, गंभीरता से सोच रही है, ऑलरेडी बहुत स्टेप्स ले चुकी है कि कैसे जल्द से जल्द डिस्पोज हो। उसके लिए क्या स्टेप्स लिया गया है, ये अगर हमको अभी नहीं बताएं तो एक डिटेल में रिटर्न में दे दें। दूसरा सर, स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट मैलिशियस एंड रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, ये जरूरी है। और सर, नो जजेस फ्रॉम ओडिशा आर रिप्रेजेंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओडिशा का भी इसमें भागीदार। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के सम्मुख में एक विषय रखना चाहता हूं कि जैसे कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक फैमिली कोर्ट का प्रोविजन किया गया है। जिस जिले के अंतर्गत पेंडेंसी केसेस की ज़्यादा है या आबादी के हिसाब से दूसरी कोर्ट का भी उसमें प्रोविजन कर दिया जाए। नंबर 2 बात यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक हाई कोर्ट की बेंच की आवश्यकता बहुत लंबे समय से चली आ रही है, माननीय मंत्री जी आपसे हमारा निशिकांत भाई, गंभीरता से चिंतन जरूर कर लिया जाए। निशिकांत दुबे। सभापति महोदय, संविधान बनाते हुए हमारे फोरफादर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। मैंने कई एक इशू जो सोशल इश्यूज कहे हैं, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज का हो, चाहे लिव इन रिलेशन का हो, या कई एक फंडामेंटल कुरीतियाँ जो डेवलप हुई हैं, उसमें कई एक राज्य ऐसे हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही हैं। गोवा पहले से ही था और कई एक राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उत्तराखंड बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या ये समय अब आज़ादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सीआरपीसी सभी धर्मों के लिए बराबर है, ये देश एकमात्र ऐसा देश है सर जहाँ की सीआरपीसी पर न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई किसी को परेशानी नहीं है, तो क्या हम अपना जो सोसाइटी को कैसे रखें,
सिविल कोर्ट कैसे हो, माँ का बेटे के साथ, बेटे का पिता के साथ, पिता का पत्नी के साथ Okay. किस तरह का रिलेशन हो, क्या वो समय नहीं आ गया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें? भारत सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? Suresh Pujari, Mr. Suresh Pujari. May I have a word? मेरा Ask simple question, please. मेरा 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 सुरेश एक पुजारी। छोटा सा जानकारी चाहिए कि एक जो केसेस डिस्पोज ऑफ हो गया है एपिलेट कोर्ट में, होल्डिंग दैट देयर इज नो नोटिफिकेशन, तो उसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने के बाद वो केसेस जो ऑर्डर हुआ है ऑटोमेटिकली रेस्टोर होके फिर नया ऑर्डर होगा, या एप्लीकेंट को फिर एक बार पिटीशन देना पड़ेगा? Mehtab, Mr. Mehtab, I will come to you. Sir, you yourself is an eminent lawyer and have fought your own case and have got success. My question to the law minister is, a cause and effect. Cause has been identified by the government, by the court, and correction is being done by the government. What will be the effect? What Mr. Pujari just now mentioned, once the retrospective effect is made into action, what will happen when a court, when a court has decided in Himachal Pradesh or in Nagaland in favor of one party and has gone against another party, whether that court has to notify it again, or otherwise the affected party will go to the court again, saying Please put up your question, please. that is the point, because it becomes an effect, and how we are going to deal with that effect. Whether that's why I mentioned in my speech that ultimately it is the court of law which will interpret this. Simran Singh Man, Mr. Chairman, be brief. Be brief. Mr. Chairman, sir, Only question, please. I'm only going to speak very briefly. No speech. Please put your question. What do you want from the Honorable The Minister? question is, the law minister is worried about no judge being from Bihar and Jharkhand. But I am worried that there is no Sikh judge in the Supreme Court. And then the law minister has said, Rashtrapati, I want to know whether listen to me, I want to know from the law minister whether he has changed the sex of the president or not. Because Rashtrapati is male. No. Minister. Honorable Minister, How please. is it democratic? Honorable Minister. सर आपका जवाब दे दिया Time is. Honorable Minister. सर Time has to be after 6. सर One minute. Minister, 1 minute. Honorable members, I want to know the sense of the House. The time is already 6. This Sir. bill has to be passed today. If the House agrees, we can extend the time till the bill is passed. Yes, time extended till the bill passed. लेकिन सभापति महोदय जो महताब साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया के बारे में जो बातें आई वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटल कर चुका है, हम लोग इसको सेपरेटली करेंगे, इसको जो है पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग से इसको एक्सपंज कर देना चाहिए। That has been taken care of. Please, Minister. First of all, the question on the Odisha bench and the UP bench, especially, they have raised this issue. There is a very set norm that there is a proposal from the state government, and the proposal has to be sent to the Chief Justice of the respective High Court for the consent. Both Odisha and the UP case, if the matter is discussed with the Chief Justice of Allahabad High Court and Odisha High Court, then I can definitely give some positive or some concrete answer on this August House. But since there is an established system already being practiced for a long time, it will not be proper for the law minister to give a statement definitely
because without the consent of the Chief Justice of the High Court, all I know the background, I've received the letters, everything is there, I've sent the request letter, but formally, the Orissa government or the Chief Justice of Orissa will have to confirm to me that yes, the Chief Justice of Orissa High Court has agreed for the bench. UP also, these are the matter we will have to discuss with the Chief Justice, otherwise I will be breaching the convention. So it is a, it is, it is, उत्तर प्रदेश सरकार को भी पत्र लिख दो उड़ीसा की तरह, मुख्यमंत्री को भी So, पत्र लिख दो उड़ीसा की तरह। with regard to some sensitive matter I said earlier, on the basis of religion, on the basis of caste, there's no reservation to become Supreme Court judge. I just mentioned some of the conventions, some practices. I responded about Bihar because there was a question from the Honorable MP Nishikant Dubey for Bihar and Jharkhand. That is why I responded. So do not misconstrue as I was concerned only for Bihar. So this may not be treated that way. Sir, Mohanty ji, Not all. Abhinav, No. Anubhav, No, Abhinav Mohanty had raised nothing will go on important record question. except the minister. And Yes, sir. Navneet Rana ji and both of them had raised very important questions, especially where the children suffer. Because of the fight between the parents or the adults, the small children suffer. This is a very sensitive, very emotive issue, and I promise you that I will definitely take up this matter and I will consult with all the stakeholders. And we must do something that children should not suffer because of the conduct of the adults. And moreover, what type of cases or family disputes, all those nature of cases which can be taken up in the family court, these are all defined. But if there are any changes required, we will do it. This house is for that. हम ये लोकसभा है क्यों है? कानून बनाने के लिए और पुराने कानून अगर सही नहीं है तो उसको बदलने के लिए तो हम बैठे हैं. तो हमारा गवर्नमेंट तो हम तो हमेशा लोगों को बात सुनने के लिए हम बैठे हैं. इसलिए सर मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि कोई जो भी मुद्दा आज हम अगर चर्चा नहीं कर पाया तो उसको मैं ज़रूर फ्यूचर में कहूँगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में निशिकांत जी ने पूछा है, ये आपको मालूम है हमारा सरकार का सोच क्या है. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सोच है, हमारा पार्टी का आइडियोलॉजी है, वो देश का ही आइडियोलॉजी समझिए. हम जो सोचते हैं भारत देश के लिए No. कोई ये आई एम प्राउड ऑफ चिट्ठी दैट. लिखवा ले, No, please conclude. ओ दानिश Please चिट्ठी लिखवा conclude. ले। Please, minister, पार्टी conclude. से तो सरकार बनते हैं. ए दानिश चिट्ठी